बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10 के लिए पहला केमिस्ट्री का पहला लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपसे मैं यही कहूँगा कि जितना भी है पूरा वीडियो को देखें, और सबसे पहले आप वीडियो देखने से पहले एक कॉपी ले लें, कलम ले लें और तभी वीडियो को देखने बैठे। ऐसा नहीं कि बस देख लिए, तो वो आपके लिए उतना प्रोडक्टिव साबित नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी बताने जा रहा हूँ और जितना भी बताऊंगा, इतना वादा है हमारा कि उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, यानी सारा उसी से आएगा। तो पहला एक्सरसाइज चलिए शुरू करते हैं। कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में 4-5 टॉपिक मैं इसमें बस है ही इसमें इंट्रोडक्शन दूंगा पहले इस चैप्टर का। उसके बाद में आएगा इसमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में क्या होता है। ठीक है, फिर है इसमें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड क्या होता है। फिर उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 4 तरह का आप पढ़ोगे। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ वन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक। उसके बाद में एक और लास्ट में आप पढ़ोगे इसमें कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो इतना टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो क्लास 10th के लिए मैं वादा करता हूँ इससे आगे कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस जितना मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप नोट्स में बना करके लिखें। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ इस चैप्टर का, तो नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो बहुत सारे हमारे लाइफ में बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, आपके पास मिल्क है। ठीक है, उसको अगर तुम हाई टेम्परेचर पे रख दे, तो यानी गर्मियों के मौसम में देखते हो कि दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। तो वो भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज को जब हाई टेम्परेचर पे रखते हैं हम लोग, तो उसमें बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि जो दूध होता है यानी मिल्क, वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। और एसिड जानते हो, जैसे दूध है आपके पास, उसमें आप नींबू गाड़ दो तो क्या हो जाएगा? वो फट जाता है। तो यही एसिड की प्रेजेंस के वजह से, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस हो जाने की वजह से वो क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। ठीक है, दूसरा और भी लेते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया। ठीक है, आपके पास अंगूर है जिसमें ग्लूकोज होता है, उससे आप क्या कन्वर्ट कर लोगे? इथेनॉल में, यानी वाइन बन जाता है, प्लस CO2 बाहर आ जाता है। ठीक है, सब कुछ मैं लिखूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हाँ, इस तरह से इक्वेशन होता है। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में हो रहा है, हर जगह इस तरह का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को मिला दो, वाटर बन जाएगा। कार्बन है, ऑक्सीजन मिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा हो क्या रहा है? तो हर जगह रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आप दूध रख देते हो तो वो जम जाता है, वो भी क्या है? एक तरह का रिएक्शन ही हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन हर जगह हो रहा है। अब उसी रिएक्शन को जब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लेते हैं, अभी हमने क्या बोला आपको कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऐसे ही अगर लिख रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, तो वो रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जब उसको सिंबल्स के फॉर्म में प्रॉपरली लिख देते हैं, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब चलिए, इसमें हम आपको आ जाते हैं, लेकर के चलते हैं सीधा चैप्टर पे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? मैं चैप्टर से ही शुरू कर रहा हूँ। तो देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कह सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग सब्सटेंस रिएक्ट करता है, और जो बनता है
वो सब्सटेंस भी क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, या दो से ज़्यादा चीज़ आपस में मिलने के बाद, रिएक्ट करने के बाद नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं क्या कि यह एक प्रोसेस है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस combines to form a new substance। और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जब इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, देन दैट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी व्हेन वी राइट देम विथ देयर proper symbols एंड फार्मूले, या फार्मूले भी उसमें आ जाएगा, देन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, CE। ठीक है इतना। अब देखो, हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंज के बारे में वाकिफ़ हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंज देख रहे हैं हम लोग अपने लाइफ में। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं लेकर के चलता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले क्या बोला था, दूध है आपके पास। ठीक है, तो दूध है, इसको हाई टेम्परेचर यानी गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे जब आप इसको रखते हो तो ये क्या हो जाता है, इसमें दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है। और ये हाई टेम्परेचर होने की वजह से बैक्टीरिया इसमें एक्टिव हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, यानी दूध फट गया। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल की मैं बात करूं तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी दारू बनाना, वाइन बनाना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया। ठीक है, अगर लिखना चाहोगे तो ग्रेप्स है आपके पास, इसमें कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। और ये जब आप इसका फर्मेंटेशन करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल, जो कि क्या है, एक वाइन है, और प्लस CO2। तो ऐसा बहुत सारे आप केमिकल रिएक्शन को देखोगे। एक और भी केमिकल रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है ये, तो देखो, आयरन नील्स का रस्टिंग के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, आयरन नील्स के बारे में। ठीक है, हम इसको सिंबल इस तरह से बताते हैं आपको कि ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। ये मान लेते हैं कि ऐसा हमने 3 कंटेनर लिया। कितने कंटेनर ले लिए हम लोग, 3 कंटेनर लेकर के चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई कोचिंग जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये मान लेते हैं कि A है, यह B है, ये C है। इस पहले वाले में हम लोग क्या रखे हैं, तो पहले वाले में हम लोग पानी ले लिए और एयर ले लिए। ठीक है, यानी ये मान लेते हैं, समझने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ, एयर है और ये नीचे में क्या है, वाटर है। ठीक है, दूसरा जो कंटेनर है उसमें हम लोग क्या ले लिए हैं, मान लेते हैं इसमें भी पानी ले लिए, और ये मान लेते हैं बॉइल्ड वाटर है। ध्यान देना, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और ऊपर में हम लोग क्या दे रहे हैं, ऊपर में मान लेते हैं यहाँ पे तेल का लेयर रख दिए हैं। ठीक है, ये लेयर किस चीज़ का है, ऑयल का लेयर है, ऑयल लेयर। और तीसरा में हम लोग जो C कंटेनर है उसमें मान लेते हैं, बस ले लेते हैं ड्राई एयर। ठीक है, अब तीनों में एक आयरन नेल को हम लोग रख देते हैं। इसमें भी आयरन नेल को एक रख दिए, इसमें भी एक आयरन नेल को रख दिए, और एक आयरन नेल इसमें रख दिए। ठीक है, अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि कंटेनर A में क्या चेंजिंग आएगा, B में क्या चेंजिंग आएगा, C में क्या चेंजिंग आएगा, यानी रस्ट किस में लगेगा, जंग किस में लगेगा, किस में नहीं लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होगा, देखते हैं क्या केमिकल रिएक्शन होगा। तो A में हम लोग क्या देखते हैं,
देखो इसमें हवा भी है और पानी भी है, तो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए यहाँ पे रस्टिंग के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एयर और दूसरा वाटर यानी मॉइस्चर, और दोनों इसको यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या देखेंगे कि ये जो हवा है इसके ऊपर, सॉरी ये जो नेल है इसके ऊपर में एक प्रकार का लेयर आपको दिखाई देने लगेगा ब्राउन कलर का, जो जंग होता है आप सभी जानते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ए में क्या होगा, रस्टिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, क्यों होगा, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, एयर और वाटर के प्रेजेंस की वजह से ए में क्या होगा, रस्टिंग होगा। अगर बी की तुम बात करते हो तो बी में देखो बॉइल्ड वाटर है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है। बॉइल्ड वाटर मीन्स ऑक्सीजन नहीं है, और ऊपर में एयर है, मे बी, ऐसे तो है नहीं लेकिन मे बी अगर एयर है भी तो क्या होगा, ये ऑयल की लेयर होने की वजह से नीचे एयर इसमें मिक्स नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ अगर बॉइल्ड वाटर है तो वहाँ पे कोई केमिकल, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है मतलब कि यहाँ पे रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग सीधा बोलेंगे क्या कि नो रस्टिंग टेक्स प्लेस, नो रस्टिंग विल टेक प्लेस। ठीक है, और सी में अगर देखोगे तुम तो सिर्फ ड्राई एयर है, मॉइस्चर नहीं है जिसमें, तो मॉइस्चर नहीं है, सिर्फ एयर होने से भी वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सी में भी क्या होगा, नो रस्टिंग विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ये और भी कुछ एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। ये एक और भी एक एग्जांपल है जो इम्पोर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आप भोजन करते हो, देखते हो सुबह में जाते हो वॉशरूम तो कुछ निकलता है। ठीक है, तो वो भी क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हुआ है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप फूड किसी और फॉर्म में खाते हो और बाहर किसी और फॉर्म में ही जाता है वो, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आप सांस लेते हो, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इतना आप भोजन बना रहे हो घर में, जब व्हेन कुक इज फूड इज कुकड, जब भोजन बन रहा है तो उस समय भी क्या हो रहा है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। तो यह सब बातें हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, और एग्जाम्पल में अभी और भी केमिकल रिएक्शन के बारे में और भी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल्स का दौर चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना आपके कोर्स के लिए एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकता है उतना मैं आपको दे दूँ। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। तो देखो होता क्या है इसमें कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तब वो क्या होता है, जब वो जलने लगता है तो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। कैसे फ्लेम के साथ, याद रखना, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। अब ऐसा नहीं है कि बस आप उसको जला दिए हो गया काम, उसके पहले बहुत सारा प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। बस मैं सबको पूरा बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में सारा करा दूंगा। मैंने बोला क्या कि मैग्नीशियम है आपके पास, इस मैग्नीशियम को आप क्या करोगे, तो बर्न कर दोगे यानी हीट कर दोगे। ठीक है, जलाओगे तो ये कैसे फ्लेम के साथ जलेगा, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलेगा, वाइट फ्लेम के साथ जलेगा। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, हर एक चीज़ को मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करते चलूँगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके पास मैग्नीशियम रिबन है उसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। जलाने से पहले क्लीन करना होता है उसको। क्यों क्लीन करना होता है, क्योंकि देखो जो मैग्नीशियम होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद वो उसके ऊपर में एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बना लेता है। क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है उससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट का अपने ऊपर में लेयर बना लेता है, और वह मैग्नीशियम कार्बोनेट उसको जलने नहीं देता है। और जब जलने नहीं देगा तो फिर इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग को क्लीन करना पड़ता है, यानी किसी सरफेस में रगड़ना पड़ता है।
ठीक है। स्लैश वगैरह जिससे जंग छुड़ाते हैं उसमें भी रगड़ दो, या कुछ भी नहीं मिल रहा आपको तो नीचे अपने फ्लोर पे ऐसे ऐसे करके उसको रगड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, चमकता हुआ ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है। अब आप उसको जलाओगे तो वो जलेगा। ठीक है। और जलेगा तो क्या देखोगे कि वो कैसा फ्लेम के साथ जल रहा है, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर उस पूरे का प्रोसेस तुम देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्लीन दी मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, यानी जलाने से पहले उसको क्या कर दो, क्लीन करो। क्यों क्लीन करते हैं, तो इन ऑर्डर टू रिमूव द लेयर ऑफ किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है। अब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर कहाँ से आ जाता है, तो उसके लिए मैंने बताया कि मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करता है और उसके ऊपर में बन जाता है एक लेयर मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और यही क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है इन बर्निंग, यानी हिंड्रेंस पैदा करता है, हिंड्रेंस इन बर्निंग, और जलने नहीं देगा तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं। ठीक है। अब क्लीन हो गया तो उसको क्या कर लो, डायरेक्टली आप माचिस से या किसी कैंडल से किसी भी तरह से अब उसको जलाओ। नाउ बर्न इट। ठीक है। और जैसे ही उसको जलाओगे, ये मान लेते हैं आपका मैग्नीशियम रिबन है, क्लीन्ड हो गया। अब इसको तुम यहाँ पे मान लेते हैं कैंडल से आप जला रहे हो, तो ये कैसे फ्लेम के साथ जलेगा, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये जलेगा। ठीक है। अब क्या करो, इसके बाद जो इसका राख बचता है, जलने के बाद क्या हो जाएगा, एस विल बी फॉर्म्ड, एस गधा वाला नहीं, एस राख ASH विल बी फॉर्म्ड। ठीक है। अब तुम चेक करना चाहते हो कि यह जो मैग्नीशियम जलने के बाद बचा उसका प्रॉपर्टी कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, किस तरह का प्रॉपर्टी है उसका, ये चेक करना चाहते हो तुम। तो क्या करो, देखो मैग्नीशियम था आपके पास, ऑक्सीजन हवा में है, तो वो क्या होगा, मैग्नीशियम, ये आपके पास अब मैग्नीशियम बच गया क्योंकि कार्बोनेट का लेयर आपने साफ करके हटा दिया। अब ये जो बच गया वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देगा। ठीक है। आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, लेकिन अभी बैलेंसिंग मैं आपको बताऊंगा। अब 9th क्लास का थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना होगा कि मैग्नीशियम के ऊपर में क्या होता है, Mg2+ कैसे बना, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैग्नीशियम का 2+, ऑक्सीजन का कितना होता है 2-, और ये दोनों जलेगा और रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, Mg, वो 2 और 2 पावर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कितना, MgO बच गया। ठीक है। अब जब इसको मान लेते हैं कि तुम चेक करना है कि जो बचा है एस वो कौन से नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो ध्यान रखना है कि एसिडिक या बेसिक जब भी आपको चेक करना है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे मेनली मैं बता रहा हूँ उसको पानी में डाल दो। ठीक है। एसिडिक या बेसिक को चेक करने के लिए क्या कर दो, उसको पुट दी एस इनटू वाटर, पानी में उसको डाल दो। ठीक है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास है उसको किस चीज़ में डालने में बोल रहा हूँ, पानी में डालने बोल रहा हूँ। ठीक है। अब इसको पानी में डालोगे तो देखो क्या बनेगा, MgO कैसे टूट जाएगा, Mg2+ और ऑक्सीजन O2-। ठीक है। क्यों 2+ हो गया, क्योंकि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 2s2 होता है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। ठीक है। या वैलेंसी हो गया, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दो ही है, वैलेंसी इसके ऊपर में लिखा जाता है। ऑक्सीजन का लिखोगे तो 2-8-6 होता है, तो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा इसीलिए 2- लिखा गया है। हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो ये कैसे, H+ और O2-। अब ये प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ेगा। ठीक है। और इसका प्लस इस वाले माइनस से जुड़ेगा, तो ये यहाँ पे H+ OH- मिस्टेक हुआ, H+ और OH-। अब ये इसका जो प्लस है इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करेगा।
तो ये क्या बना देगा यहाँ पे Mg और OH, और इसका पावर इसके बेस पे चला जाता है MgOH का। ये भी मैं पूरा बता दूंगा 9th में, हालांकि आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक जगह पे लिख दूंगा ताकि आपको ये भी क्लियरेंस मिल जाए कि कैसे ये बेस पे आ गया। उसके लिए एक फार्मूला दे दूंगा। तो MgOH का होल 2 और प्लस H+OH मिल करके वाटर वहाँ पे रहेगा ही। अब इसको आपको चेक करना है कि जो ये प्रोडक्ट है वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिडिक और बेसिक को चेक करने के लिए क्या करते हो, उसके लिए लिटमस पेपर का यूज करते हो। ठीक है, अब लिटमस पेपर का तुम यूज करोगे तो क्या देखते हो, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर क्या करता है, तो वो 2 तरह का होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अब ये क्या होता है, रेड लिटमस क्या होता है, एसिड में डालोगे तो ब्लू लिटमस, एसिड में डालोगे तो एसिड रेड लिटमस को, जो एसिड होता है वो क्या कर देता है, एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है, एसिड रेड। तो रेड में किसको करेगा, ब्लू को, यानी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस टू रेड। और जो बेस होता है, ठीक है, वो बेस क्या करता है, बेस कर देता है जस्ट उल्टा, यानी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस पे भी आऊँगा, इस पे भी एक चैप्टर है आपका स्पेशल, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेक करना है तो हम थोड़ा बहुत आपको एक हिंट के फॉर्म में दे दे रहा हूँ कि एसिड रेड में कन्वर्ट करता है और बेस ब्लू में, एसिड रेड, बेस ई ब्लू। ठीक है, अब देखो इसका नेचर हमको चेक करना है। तो जब नेचर चेक करने जाते हैं हम लोग तो करते क्या हैं, इसमें एक बार रेड लिटमस को डालोगे और दूसरी बार ब्लू लिटमस को डालते हैं। अब इसका नेचर जब हम लोग चेक करते हैं तो ये कैसा आता है, बेसिक नेचर का आता है। ठीक है, बेसिक नेचर का कैसे आ गया, अब बेसिक नेचर का आ गया, इसका मतलब ये बेस है तो क्या किया होगा, जब रेड लिटमस को इसमें हम लोग डाले होंगे तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया होगा, ब्लू में। रेड लिटमस को डाले होंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, और इसीलिए इसका नेचर कैसा हो गया, बेस हो गया एक प्रकार का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कर दिए, इस सॉल्यूशन में इन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन वी पुट रेड लिटमस इट टर्न्स ब्लू, और ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब सो इट्स नेचर इसका कैसा है, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यह पता कर लिए कि एसिडिक है या बेसिक है, इस तरह से। अब बोलोगे कि सर ब्लू लिटमस डालेंगे तो क्या होगा, तो ब्लू लिटमस में उसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर ब्लू लिटमस डाले और उसका ब्लू का ब्लू कलर ही रह गया तो हम लोग कहेंगे कि ये कैसा है, बेसिक है। ठीक है, सिंपली आप ऐसे याद रखो, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। वो ब्लू तो पानी में भी डालोगे तो ब्लू ही रह जाएगा, तो उससे हम लोगों को ये पता नहीं चल पाएगा कि एसिडिक था कि बेसिक था। लेकिन अगर रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स वो क्या था, बेसिक ही था। तो ये हो गया। ठीक है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम लूँगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या करते हैं, सबसे पहले उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं, ताकि उसके ऊपर में जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर है वो हट सके। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर कैसे बनता है, तो एटमॉस्फेयर से CO2 से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बनाता है। ठीक है, और जो कि कार्बोनेट है, यानी उसको जलने में मदद नहीं करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से है, जब CO2 क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है, ऑक्सीजन जलाने का। अब जब हम इसको जलाते हैं तो देखते हैं क्या कि ये डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। अब जलने के बाद कुछ राख भी फॉर्म होगा। उस राख को हम लोग यह देखने गए कि वो राख कौन से नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए उसको हम लोग पानी में डाल दिए। जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बचा हमारे पास, मैग्नीशियम का एस
जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, सॉरी लेयर नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, वाटर में डाल देंगे। वाटर में डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये क्या पढ़ा जाएगा, इसको हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस साथ में वाटर। अब इसका नेचर हम लोग चेक करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, नेचर चेक करना है तो सबसे पहले उसमें क्या करोगे, जो सॉल्यूशन है उसमें रेड लिटमस को डालोगे और ब्लू लिटमस को डालोगे। तो ब्लू लिटमस को डालते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रेड लिटमस को हम लोग डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, क्या क्या पूछ सकता है। सारा कुछ मैंने यहाँ पे करा दिया, बस क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप समझ लेना। पहला क्वेश्चन यह है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर था उसको हटाने के लिए। दूसरा कि नेम द टाइप ऑफ फ्लेम ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो कैसा टाइप ऑफ फ्लेम होता है, डैजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, तो आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन वाइट एश इज फॉर्म्ड, जलने के बाद वाइट एश फॉर्म होता है, ठीक है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, तो और जो बना वो भी मैग्नीशियम एश को का नाम दो क्या है, तो मैग्नीशियम एश वो कौन सा है, MgO है, और रिएक्शन इसमें लिखना है तो Mg+O2 यानी MgO, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देगा कि जो ऐश बना यानी द ऐश ऑब्टेन्ड व्हेन प्लेस्ड इनटू वाटर, जो ऐश बना है उसको हम लोग किस चीज़ में डाल दिए, वाटर में डाल दिए। तो जो ऐश बना उसको वाटर में डाल दिया, देन एक कंपाउंड X इज फॉर्म्ड, नाम नहीं देगा, सीधा बोल देगा कि X बना है वहाँ पे, ठीक है। अब बस इतना स्टेटमेंट दे दिया। अब उसके बाद आपको बोलेगा कि X क्या है और उसका नेचर बताइए। तो X क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। इसी में क्वेश्चन और डाल देगा कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, तो आपको यह रिएक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि MgO + H2O बराबर क्या बनता है, MgOH का होल 2 + H2O। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी ऐसा ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक नोट मैं और लिख दे रहा हूँ कि जब वो जले तो आप उसको डायरेक्टली नेकेड आई से मत देखना, ऐसा भी एडवाइस किया जाता है, नहीं, इट इज़ एडवाइज नॉट टू सी वाइट फ्लेम विथ योर नेकेड आइज। क्यों, ठीक है। तो देखो, क्योंकि जो डैजलिंग यानी डैजलिंग वाइट फ्लेम को नेकेड आई से नहीं देखना है, नेकेड आई से नहीं देखना होता है, नहीं देखना है। इट इज़ एडवाइज नॉट टू सी द वाइट फ्लेम विथ योर नेकेड आइज, वाई। तो इसका आंसर क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो देखो जब वो जलता है यानी जो डैजलिंग वाइट फ्लेम होता है वो इमिट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज को, ठीक है। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो आपके कोरोना को यानी आई वाले पार्ट को, आई को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ बिकाउज फ्लेम क्या करता है, फ्लेम इमिट्स अल्ट्रा वायलेट UV रेज विच डैमेजेज या बीच में डैमेज दी आई, ठीक है। जो आपके आई को यानी रेटिना को बोल सकते हो कि डैमेज करता है वो, ठीक है। यानी आपके रेटिना वाले पार्ट को जहाँ पे इमेज बनता है उसको डैमेज कर देगा, तो आपका आँख खराब हो सकता है, इसीलिए उसको नेकेड आई से नहीं देखना है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा था आपको रिएक्शन के बारे में, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्या है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई A सब्सटेंस है और B है, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है तो यह बनाता है AB, ठीक है। अब मान लेते हैं कि A के पावर में कुछ भी नहीं है और B के पावर में मान लेते हैं कि यहाँ पे स्मॉल b है, तब ये जब बनेगा तो पहले तो आप AB लिख दो, फिर जो B के पावर में है वो A के बेस में चला आता है यानी AB, इस तरह से, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं A के पावर में ही है और B के पावर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तब हम इसको कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 लिखा जाता है, पावर ट्रांसफ़र हो जाता है, बस इतना ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे AB पहले लिख लो। अब A का पावर B के बेस में, मतलब यहाँ पे हो जाएगा A और इसका 1 था तो यहाँ पे 1 या कुछ भी नहीं है तो
1 है। अब मान लेते हैं a की पावर में a है प्लस b की पावर में भी b है, तब ये क्या बनेगा, पहले a b लिख दो, फिर a का पावर b के बेस पे, यानी यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि और भी है, a की पावर में a है और प्लस b की पावर में मान लेते हैं 2a है। ठीक है, तो इस समय आपको क्या करना है, a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल करना नहीं है, बस मन में कर देना है। मान लेना है कि a और a नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और सिर्फ बच जाएगा कितना, a की पावर में a तो कट गया तो कुछ भी नहीं, प्लस b की पावर में 2 बच गया, यानी अब क्या लिख लोगे, a टू b। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि a की पावर में a है और प्लस b की पावर में भी a ही है, तो दोनों का पावर फिर सेम है, तो पावर सेम रहेगा तो दोनों कैंसिल होकर के सिर्फ कितना बच जाएगा, ए बी। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक इसमें आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है, मतलब हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है कि उसमें क्या हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो। ठीक है, मतलब कि वो पहचाना, अगर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रिएक्शन हो रहा होगा। मान लेते हैं किसी में गैस का एवोल्यूशन नहीं हुआ, तो दूसरा हो सकता है कि उसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्या होता है प्रिसिपिटेट, बताऊँगा सब जब एक्सप्लेन करूँगा इसको। तीसरा में हो सकता है कि वहाँ पे कलर में चेंजिंग हो जाए, यानी चेंज इन कलर। हो सकता है कि उसके स्टेट में परिवर्तन हो जाए, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब ऐसा नहीं कि बिहार में करोगे तो झारखंड में आंसर मिलेगा। स्टेट का मतलब है कि अगर सॉलिड में है तो हो सकता है लिक्विड में हो जाए, लिक्विड में है गैस में हो जाए, इस तरह का स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 5 लक्षण है, इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा भी किसी एक ही केमिकल रिएक्शन में हो सकता है। ठीक है, यानी सिंगल केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बता रहा था, उसके लिए भी एक नोट पॉइंट करके आपको लिख दे रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। तो देखो, अगर वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सेम रहता है, जब लास्ट में कितना रहे 1 2 3 और 4 रहता है, तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल में लिख देता हूँ, सोडियम है तो 281। अब इसका तुमसे वैलेंसी भी पूछ रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पूछ रहा है, तो इसमें 1 रहे लास्ट में या 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, तो दोनों सेम होता है, यानी 1 और 1 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम है तो 13 होता है तो 283, तो 3 ही है लास्ट में, तो इसका भी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, हालांकि ये सब पढ़े होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी थोड़ा सा भी संदेह है तो वो मिट जाए। ठीक है, अब अगर 4 से ज़्यादा हो, मान लेते हैं कि 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, जो वैलेंसी होता है वो वैलेंसी 8 माइनस ये सब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में जो होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर 1 2 3 4 रहे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, लेकिन अगर 5 6 7 8 रहे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इतना ही हो जाएगा, लेकिन जो वैलेंसी होगा वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था ऑक्सीजन 286, तो 286 है, 6 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही हो जाएगा, लेकिन वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी के लिए क्या बोला गया, 8 में से घटा दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यानी 8 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 2। क्लोरीन है तो क्लोरीन होगा तो कितना लिख सकते हैं, क्लोरीन होगा तो 17 होता है 287। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7, लेकिन वैलेंसी की बात करोगे तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 8 माइनस 7 दैट इज़ 1 हो जाएगा। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट था। क्लियर है।
अब नेक्स्ट में हम कुछ आपको और भी बता दे रहा हूँ, नोट में ही। नोट का सेकंड पॉइंट देखो क्या है। आपसे अगर बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अभी के लिए बस बता दे रहा हूँ, बाकी सब कुछ आएगा आपके सिलेबस में आगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ 3 होता है। कौन कौन सा? तो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, और जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? H+ और SO4 2-, ठीक है, H+ SO4 2-। और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है फॉर्मूला HCl। अब ये कैसे टूटेगा? तो H+ और Cl-। तीसरा होता है नाइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है HNO3, ठीक है। ये कैसे टूटता है? तो H+ और NO3-। इस तरह से टूटता है, ठीक है। एक और भी नोट पॉइंट अगले पॉइंट में मैं क्या बता दे रहा हूँ आपको कि देखो, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो उसका प्रॉपर्टीज़ होता है, कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट बना, जैसे मान लेते हैं कि ए रिएक्शन कर रहा है बी से और ये बनाया यहाँ पे AB, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी दोज विच रिएक्ट्स। और जो बना बाद में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, यानी जो फाइनली फॉर्म हुआ। अब आप सोचोगे कि ए और बी दोनों मिला है, AB है, तो जो AB का प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा, उसमें वो ए से भी मिलता होगा और B से भी मिलता होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रॉपर्टीज होता है किसका? जो प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट का होता है, वो पूरी तरह से अलग हो जाता है किससे? रिएक्टेंट से। यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स इज इंटायरली डिफरेंट, पूरी तरह से अलग होता है फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स। ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि जो भी, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के लिए आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, इसी से बना है तो गुण अलग कैसे हो गया। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कैसा गैस है? ये जलने वाला, बहुत ज़्यादा जलता है। ऑक्सीजन कैसा है? ये भी जलने में सपोर्ट करता है। और जो पानी बन गया इससे, वो क्या करता है भाई? बुझा दे। ये भी जलने वाला था, ये जलने को सपोर्ट करने वाला है, और जो बना वो बुझाने वाला है। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया? इंटायरली डिफरेंट हो गया, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, जलने में मदद करने वाला, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है? आग को बुझाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है। क्लियर है? तो अगले क्लास में मैं आपको स्टार्ट करूँगा पहला उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़ा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें, इस सेशन में आपको जो भी मिलेगा वो फुल मिलने वाला है, थोड़ा सा भी आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉकडाउन में हो, कोई बात नहीं, आपको पूरी गारंटी मैं देता हूँ कि इससे कोई भी क्वेश्चन अलग आपको आने वाला नहीं है। तो धन्यवाद, जय हिंद।